मामा, मेरे कपड़े कहाँ हैं? मेरा नाश्ता कहाँ है? खुदा के लिए जल्दी करें, आज वो हिटलर मुझे कच्चा चबा जाएगा। रमला की चीखों पुकार से पूरा घर गूंज उठा। वो एक हाथ में सैंडल और दूसरे में अपना दुपट्टा घसीटती हुई कमरे से बाहर भागी। बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। किचन से निकलती हुई परवीन बेगम ने उसे इस हालत में देखा तो माथे पर हाथ मारा। आहिस्ता बोलो रमला, मोहल्ले वाले भी सोचते होंगे कि पता नहीं कि घर में कौन सी जंग छिड़ गई है। तुम्हें 1000 बार समझाया कि रात को टाइम पर सोया करो, मगर मजाल है जो तुमने मेरी एक भी बात माननी हो। ये घर है या कोई मछली मंडी? परवीन बेगम ने पराठे की प्लेट मेज पर पटकते उसे डांटा। रमला ने जल्दी से कुर्सी घसीटी और बैठते हुए पराठे का एक बड़ा सा नवाला तोड़कर मुंह में ठोस लिया। नो प्लीज, अपना ये लेक्चर ना बात के लिए संभाल कर रखे। अभी मुझे सिर्फ नाश्ता करने दे। आज अगर मैं 1 मिनट भी लेट हुई ना तो शामिर सर ने मेरा कीमा बना देना है। आपको अंदाजा नहीं है वो कितना खड़ूस इंसान है। कल भी सिर्फ 5 मिनट लेट होने पर उन्होंने सबके सामने मेरी ऐसी क्लास ली थी कि मुझे नानी याद आ गई थी। रेमला ने मुंह भरे होने के बावजूद तेजी से सफाइयां पेश की। परवीन बेगम ने चाय का कप उसके सामने रखा और घूर कर उसे देखा। वो खड़ूस नहीं, तुम खुद कामचोर और सुस्त हो। पूरी दुनिया टाइम पर ऑफिस पहुंचती है, बस एक तुम हो जिसे रोजाना लेट होने का अवार्ड मिलना चाहिए। गलती तुम्हारी होती है और बदनाम बेचारे बॉस को करती हो। रिमला ने जल्दी जल्दी चाय का घूंट भरा और फौरन मुंह बना लिया। आउच! हाय, मेरी जुबान जल गई। अम्मी, आप भी ना बस हर वक्त उस हिटलर की साइड लेती है। वो इंसान थोड़ी है, रोबोट है, रोबोट। ना खुद हंसता है और ना ही किसी को जीने देता है। पर हर वक्त वही रट। मिस रिमला, फाइल कहाँ है? मिस रिमला, आप फिर लेट हुई। मिस रिमला, आपको काम करने का तरीका नहीं आता? रिमला ने शामिर की भारी आवाज और संजीदा आवाज अंदाज की नकल उतारी। चुप करके नाश्ता करो और नकलें मत उतारो। परवीन बेगम ने उसे टोका। देख लेना, अगर ससुराल में भी ये हरकतें रही तो दूसरे दिन ही तुम्हें वापस पार्सल कर देंगे वो। फिर मत कहना कि मामा ने समझाया नहीं था। लड़कियों को सलीकामंद होना चाहिए, तुम्हारी तरह झल्ली नहीं। उफ़्फ़ो मामा, फिर शुरू हो गई आप। शादी शादी शादी, अभी तो मैं बच्ची हूँ, मुझे जीने दे। और वैसे भी मैं कौन सा शहजादा मेरा इंतजार कर रहा है। रमला ने आखिरी नवाला निकला और अपना बैग कंधे पर लटकाया। बच्ची नहीं हो, पूरे 22 साल के हो गई हो। अकल अभी तक 2 साल के बच्चे जितनी भी नहीं है। दुपट्टा तो सही से ओढ़ लो। परवीन बेगम ने उसके कंधे से लटकता दुपट्टा दुरुस्त किया। रेमला ने अचानक अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी और उछल पड़ी। या अल्लाह, 8:45 हो गए हैं, मैं तो गई। आज तो पक्का मेरी शामत आई समझिए। वो भागते हुए सदर दरवाजे की तरफ रखी, लेकिन अचानक रुक कर पलटी। मामा, दुआ कीजिएगा कि आज ऑफिस वो ना आया हो, या रास्ते में उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए, या उसे कोई अगवा कर ले। प्लीज प्लीज प्लीज। शर्म करो रिमला, अपने बॉस के लिए बद्दुआ करती हो। जाओ, अल्लाह हाफिज और ध्यान से जाना। परवीन बेगम ने सर हिलाकर उसे अलविदा किया। रिमला तूफान की तरह घर से निकली और गली के मोड़ पर रिक्शे का इंतजार करने लगी। उसके दिल की धड़कनें तेज थी। शामिर खान का गुस्से वाला चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। आज नहीं बचती मैं। वो खुद से बुड़बुड़ाई, या अल्लाह, बस आज बचा लेना। कल से पक्का फजर के टाइम उठ जाऊंगी। हालांकि ये वादा वो पिछले 2 सालों से रोज कर रही थी। ऑफिस का रास्ता लंबा था और वक्त कम। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उसके लिए सिर्फ डांट डपट नहीं, बल्कि कुछ ऐसे वाकयात लेकर आ रहा है जो उसकी बोरिंग जिंदगी में हलचल मचा देंगे। वो जिसे मिस्टर खरूस कहती थी, आज तकदीर उसे उसी के सामने लाकर खड़ा करने वाली थी। ऑफिस में पिन ड्रॉप साइलेंस था। हर कोई अपनी अपनी सीट पर बैठा ऐसे काम में मगन था जिसे जरा सी गर्दन घुमाने पर भी फांसी की सजा हो जाएगी। शामिर खान अपने ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा अपनी महंगी घड़ी की तरफ देख रहा था। उसके माथे पर पड़ने वाली शिकने बता रही थी कि तूफान बस आने ही वाला है। मिस्टर एहसन, शामिर की गर्जदार आवाज गूंजी। एहसन, जो कि स्कूल से फाइल चेक कर रहा था, हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। जी जी सर। मिस्टर इमला कहाँ है? टाइम देखा है आपने? पूरे 9:20 हो चुके हैं। ये ऑफिस है या कोई पार्क जहां वो जब दिल चाहेंगी टहलते हुए आएंगी? शामिर का लहजा सख्त था। एहसन ने घबराकर इधर देखा। सर, वो शायद ट्रैफिक में फंस गई होंगी, बस आती ही होंगी। मुझे बहाने नहीं, वक्त की पाबंदी चाहिए। अगर अगले 5 मिनट में वो अपने सीट पर ना हो तो उनसे कहना कि घर वापस चले जाए। मुझे लापरवाह लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी शामिर ये कहकर मुड़ा ही था कि मेन दरवाजा खुला और रिमला हाँफती हुई अंदर दाखिल हुई।
उसका सांस फूला हुआ था और दरवाजे के साथ लगकर वो खड़ी हो गई। सामने ही शामिर खान खड़ा उसे मौत की तरह घूर रहा था। रमला ने एक लंबा सांस लिया और मस्कीन सी सूरत बनाई। गुड मॉर्निंग सर। शामिर ने बाजू सीने पर बांध दिया और सर लहजे में पूछा, गुड मॉर्निंग। दोपहर होने वाली है मिस्टर रमला, आपके पास कोई घड़ी है या वो भी बेच कर खा गई है? रमला ने जल्दी से अपने कानों को हाथ लगाया। सॉरी सर, दरअसल आज मेरा रिक्शा खराब हो गया था, फिर दूसरा रिक्शा मिला तो उसका पेट्रोल खत्म हो गया, फिर मैं पैदल भागी। कसम ले ली सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे आपकी कस्मों में कोई दिलचस्पी नहीं है। शामी ने उसकी बात काटी। ये आपका ना रोज का ड्रामा है। आपको पता है आज हमारी कितनी अहम मीटिंग थी और फाइल आपके पास है। आपकी इस गैर जिम्मेदारी की वजह से मेरा कितना नुकसान हो सकता था, अंदाजा है आपको? रमला ने सर झुका लिया। पूरे स्टाफ की नजरें उन्हीं पर थी और रमला को जमीन फटती हुई महसूस हो रही थी। सॉरी सर, दोबारा नहीं होगा। उसे धीमी आवाज में कहा, ये जुमला मैं पिछले 6 माह से सुन रहा हूँ। ये आखिरी वार्निंग है मिस्टर रमला। अगर कल से आप 1 मिनट भी लेट हुई तो ये फाइल और अपना इस्तीफा दोनों मेरी टेबल पर रख दीजिएगा। अब जाए और अपना काम करें। शामिर उसे घूरता हुआ अपने केबिन में चला गया और वो जोर से दरवाजा बंद किया। रमला ने गहरा सांस खारिज किया और अपनी सीट पर ढह गई। ऐसे ने अपनी कुर्सी खिसकाकर उसके करीब की। बच गई तुम, आज तो मूड बहुत खराब था सर का। रमला ने दांत पीस कर शामिर के बंद दरवाजे को देखा। खड़ूस इंसान, हिटलर कहीं का। खुद तो ऐसे रोबोट की तरह टाइम पर आते हैं जैसे दुनिया चलती ही इनके दम पर हो। जरा सा लेट क्या होगी, सबके सामने इज्जत का फालूदा बना दिया। अल्लाह पूछेगा इनसे। उसने गुस्से से फाइल खोली और जोर जोर से सफात पलटने लगी। शाम का वक्त था। मॉल में लोगों का अच्छा खासा रश था। रमला अपनी कजन किरण के साथ शॉपिंग करने आई हुई थी। ऑफिस की थकन और बेइज्जती का बदला वो शॉपिंग करके उतारना चाहती थी। रमला इधर देखो, ये ड्रेस कैसा है? किरण ने एक दुकान की तरफ इशारा किया। रमला जो अभी तक ऑफिस वाली बात पर कुड़ रही थी, लापरवाही से बोली, हाँ अच्छा है, मगर छोड़ो ना यार, मेरा दिमाग पहले ही उस खड़ूस बॉस ने खराब किया हुआ है। आइसक्रीम खाते हैं चलो। वो मुड़ी और तेजी से चलने लगी। उसका ध्यान सामने नहीं था, बल्कि वो किरण से बात कर रही थी कि अचानक एक मजबूत वजूद से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रिमला का तवाजुन बिगड़ा और वो गिरते गिरते बची। सामने वाले शख्स के हाथ से मोबाइल छूटकर जमीन पर गिर गया। रिमला ने फौरन संभल कर अपने कपड़े झाड़े और सामने खड़े लड़के को देखा। वो एक स्मार्ट और खुश लिबास नौजवान था जिसने अभी अभी जमीन से अपना मोबाइल उठाया था। बजाय इसके कि रिमला माफी मांगती, वो भड़क उठी। ओ हेलो, अंधे हो क्या, नजर नहीं आता? इतना बड़ा मॉल है फिर भी आकर मेरे ऊपर ही गिरना था। रिमला ने ऊंची आवाज में उसे डांटा। वो लड़का जिसका नाम सुफियान था हैरत से उसे देखने लगा। एक्सक्यूज मी मोहतरमा, टकराई आप है, उल्टा मुझे डांट रही है? मैं टकराई हूँ? रिमला ने अपनी आंखें बड़ी की और अपने दोनों हाथ कमर पर रख लिए। एक तो गलती करते ऊपर से सीना चोरी। आंखें हैं तुम्हारे पास या बटन लगे हुए हैं? इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं फिर भी सामने चलता हुआ बंदा नजर नहीं आता। सुफियान को गुस्से की बजाय हंसी आने लगी। बटन? आपको मेरी आंखें बटन लग रही हैं? हाँ तो और क्या, फुटबॉल लग रही है। रमला ने मजीद तेजी दिखाई। शुक्र करो मूड खराब है, वरना अभी तुम्हारी क्लास ले लेती। और खबरदार जो मेरे रास्ते में है कभी, हमारी गलियां ना वहां अपना पलटन के साथ मिलकर अनबटन जैसी तुम्हारी ये आंखों की ना मैं गोटियां खेलूंगी। सुफियान के लोगों पर एक दिलचस्प सी मुस्कुराहट फैल गई। उस लड़की का अंदाज इतना अजीब और मुनफरिद था कि वो अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। किरण जो अभी तक खामोश खड़ी थी घबरा कर आगे बढ़ी और रमला का बाजू पकड़ लिया। रमला बस कर यार, क्या कर रही है? सब लोग देख रहे हैं, चल यहाँ से। छोड़ो किरण, इसे पता तो चले कि किससे पंगा लिया इसने, अंधा कहीं का। रिमला ने सुफियान को एक आखिरी बार घूरा। सुफियान ने मुस्कुराते अपने दोनों हाथ उठा लिया। ओके ओके, मेरी गलती थी, माफ कर दे मैडम। आप प्लीज जाकर आइसक्रीम खाएं कि गलती से फट ना जाए। रिमला ने उसे तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी वाली नजरों से देखा और पैर पटकते हुए वहां से चल दी। किरण उसे तकरीबन घसीटते हुए वहां से ले गई। सुफियान वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट थी, अजीब नमूना थी। वो खुद से बुड़बुड़ाया और अपना मोबाइल जेब में डालकर मुखालिफ सिमत चल पड़ा।
उसे नहीं मालूम था कि अजीब नमूना बहुत जल्द दोबारा उसके सामने आने वाला है। अगली सुबह रिमला ऑफिस पहुंची तो माहौल मामूल से ज्यादा मसरूफ लग रहा था। वो अपनी सीट पर बैठकर फाइलें तरतीब देने लगी ताकि आज शाहमीर खान को डांटने का कोई बहाना ही ना मिल जाए। अभी वो काम में मगन ही थी कि ऑफिस का मेन दरवाजा खुला और शाहमीर अपने मखसूस रोबदार अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। मगर आज वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक और शख्स भी था। लंबा कद, खुश लिबास और चेहरे पर एक पुरकशिश मुस्कुराहट। वो शामिर से बातें करते हुए अंदर आ रहा था। रिमला की नजर जैसी उस दूसरे शख्स पर पड़ी, उसके हाथ से कलम छूट गया और मेज पर गिर गया। उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। ये तो वही बटन जैसी आंखों वाला है। रिमला के मुंह से बेसाख्ता निकला। उसका दिल जोर से धड़का। या अल्लाह खैर, ये यहाँ क्या कर रहा है? कि मेरी शिकायत तो लगाने तो नहीं आया? उसे फौरन ही अपनी बराबर वाली सीट पर बैठी हिना को कौनी मारी। हिना, हिना सुन तो। हिना ने सरगोशी की। हिना ने चौंक कर उसे देखा। क्या हुआ? क्यों मरी जा रही हो? वो देख सामने। रिमला ने नजरों से शामिर के साथ खड़े सुफियान की तरफ इशारा किया। वो जो मिस्टर खड़ूस के साथ खड़ा है ना, वो कौन है? हिना ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। अरे तुम नहीं जानती? ये सुफियान सर है, शाहमीर सर के कजन है। यूके से वापस आए हैं और सुना है अब ये भी हमारे ऑफिस में बैठा करेंगे। मतलब ये हमारे नए बॉस है? हिना की बात सुनते ही रिमला के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। उसके माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे। नए बॉस? रिमला की आवाज हलक में अटक गई। तुम मजाक कर रही हो ना हिना? बताओ कि ये झूठ है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? हिना ने कंधे उचकाए। वैसे कितने हैंडसम है ना। शामिर सर तो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करते, मगर ये तो काफी खुश इखलाक लग रहे हैं। रिमला को हिना की बातें दूर कहीं गूंजती हुई महसूस हो रही थी। उसके दिमाग में तो कल मॉल वाला मंजर चल रहा था। उसने अपने होने वाले बॉस को अंधा कहा था, उसकी आंखों को बटन कहा था, उससे गोटियां खेलने का चैलेंज भी दिया था। गई भैंस पानी में। रमला ने अपना सर थाम लिया। आज तो मेरा आखिरी दिन है। अगर इसने मुझे पहचान लिया तो शाहमीर सर से पहले ही मुझे कचरा चबा जाएगा। मुझे चुपना पड़ेगा। उसने इधर उधर देखा और जल्दी से अपनी मेज के नीचे घुसने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद शाहमीर और सुफियान राउंड पर निकले। वो मुख्तलिफ केबन्स का मुआयना कर रहे थे। रिमला अपने केबन में बैठी दुआएं मांग रही थी कि जमीन फटे और इस पे समा जाए। जब उसे लगा कि वो लोग उसकी तरफ आ रहे हैं तो उसे फौरन अपने बैग से एक बड़ा था फेस मास्क निकाला और चेहरे पर चढ़ा लिया। फिर धूप वाला काला चश्मा निकालकर आंखों पर लगा लिया। वो फाइल खोलकर ऐसे बैठ गई जैसे दुनिया की सबसे मसरूफ लड़की वही हो। मिस रिमला। शामिर की आवाज उसके सर पर गूंजी। रिमला का दिल हलक में आ गया। उसे डरते डरते सर उठाया। सामने शामिर खड़ा उसे हैरत और गुस्से से देख रहा था और उसके साथ सुफियान खड़ा था जिसके चेहरे पर अभी संजीदगी थी। जी सर। रिमला की आवाज मास्क के अंदर से घुटी घुटी निकली। शामिर ने उसके हुलिये को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। ये क्या मजाक है? ऑफिस के अंदर काला चश्मा और ये मास्क? हम किसी फैशन शो में नहीं है, उतारे इसे। रिमला ने जल्दी से चश्मा नीचे किया। सर वो दरअसल मुझे शदीद इन्फेक्शन हो गया है, आंखों में भी और गले में भी। डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत फैलने वाली बीमारी है। अगर मैंने मास्क उतारा तो पूरे ऑफिस को वायरस लग जाएगा, आपको भी लग सकता है। सुफियान जो अब तक खामोश खड़ा था उसकी आवाज सुनते ही चौंका। उसने गौर से रिमला को देखा। उसका हुलिया अजीब था मगर आवाज आवाज जानी पहचानी लग रही थी। इन्फेक्शन? शामी ने नागवानी से पूछा। कल तक तो आप बिल्कुल ठीक थी। जी सर, ये रातों रात हमला करता है ना, बहुत खतरनाक जरासीम है। रिमला ने मजीद लंबी छोड़ी। सुफियान के होंठों पर एक दबी दबी सी मुस्कुराहट उभरी। वो पहचान चुका था कि ये वही बटन जैसी आंखों वाली लड़की है। शामिर? सुफियान ने पहली बार मुदाखलत की। लगता है मिस रिमला की तबीयत वाकई बहुत खराब है। इन्हें रेस्ट करने दें, कहीं इनका वायरस हमें ही ना अपनी लपेट में ले ले। सुफियान ने रिमला की तरफ देखकर आंख दबाई, जो कि काले चश्मे की वजह से रिमला देख न सकी, मगर उसके लहजे की शरारत समझ गई। शामिर ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, अपना काम ध्यान से करें और कल मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आइएगा। चले सुफियान। शामिर आगे बढ़ गया। सुफियान ने जाते जाते रिमला के करीब झुककर आहिस्ता से कहा, बटन जैसी आंखें सब देख देख लेती है मोहतरमा, जैसे आप काला चश्मा ही क्यों ना लगा ले। ये कहकर सुफियान मुस्कुराता हुआ शामिर के पीछे चला गया। रिमला पत्थर की तरह अपनी कुर्सी पर जमी रह गई। या अल्लाह,
उसने चश्मा उतारकर मेज पर रखा और अपना माथा पीट लिया। उसने तो पहचान लिया, अब ये मुझसे चुन चुन के बदले लेगा। रमला, तेरे सितारे अब गर्दिश में है। उसने बेचारगी से सुफियान की पुष्ट को देखा जो अब दूर जा रहा था, और उसे अपनी नौकरी अब खतरे में लटकती हुई नजर आने लगी। लंच ब्रेक का वक्त था और ऑफिस का ज्यादा अमला कैफेटेरिया जा चुका था। हमला अपनी सीट पर बैठी फाइल मुकम्मल करने में मसरूफ थी ताकि शामिर को डांटने का कोई बहाना ही न मिले। वो इतनी मगन थी कि उसे अपने सर पर किसी के खड़े होने का एहसास ही नहीं हुआ। तो क्या मैं मान लूं कि मेरी आंखें वाकई बटन जैसी है, या फिर आपका चश्मा आज काम कर रहा है? एक शोक आवाज रमला के कानों से टकराई। वो बुरी तरह से चौंकी और सर उठाकर देखा। सामने सुफियान खड़ा था और उसके चेहरे पर वही शरारती मुस्कुराहट थी। वो बड़े इत्मीनान से रमला की मेज के किनारे पर टेक लगाकर खड़ा हो गया। रमला फौरन अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। सर, आप बैठे बैठे। सुफियान ने हाथ के इशारे से उसे बैठने का कहा। इतना डरने की जरूरत नहीं है, मैं शामिर की तरह खड़ूस नहीं हूँ। मुझे आप सुफियान कह सकती हैं। रमला ने घबरा कर इधर उधर देखा। नहीं सर, ये ऑफिस है और आप मेरे बॉस हैं। अगर किसी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। कौन सा मसला? सुफियान थोड़ा सा आगे की तरफ झुका। वैसे आपकी हिम्मत की ना दाद देनी पड़ेगी। आज तो किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि मेरी आंखें बटन जैसी है। यूके में तो लड़कियां मेरी आंखों की तारीफ करती थी। रमला शर्मिंदगी से जमीन में गिर गई। सर प्लीज, इस बात को भूल जाए। मुझे गलतफहमी हो गई थी। मैं माफी मांगती हूँ। माफी सिर्फ एक शर्त पर मिलेगी। सुफियान ने अपनी जेब में हाथ डाले। आपको मेरे साथ कॉफी पीनी होगी, अभी इसी वक्त। नहीं सर, रमला जल्दी से बोली। मेरा काम अभी बाकी है, मैं नहीं जा सकती। काम तो चलता रहेगा रमला, चलो भी। इतना बोरिंग होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी लाइफ एंजॉय करना सीखो। सुफियान ने इसरार किया और वो बेतकल्फी से रुमला के हाथ से पेन लेकर मेज पर रख दिया। एन उसी वक्त सामने वाले केबिन का दरवाजा जोर से खुला। शामिर खान दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था और हाथ की मुट्ठियां बीची हुई थी। उसे रिमला और सफियान को इतने करीब और हंसते बोलते देख लिया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी जलन और नाकारी थी। मिस रिमला। शामिर की आवाज इतनी बुलंद और सख्त थी कि हॉल में मौजूद अक्का दक्का लोग भी सहम गए। रिमला का रंग फक हो गया। सुफियान ने चौंक कर शामिर को देखा। मेरे ऑफिस में आया भी। शामिर ने उंगली से इशारा किया और पलट कर अंदर चला गया। रिमला ने खौफजदा नजरों से सुफियान को देखा। सर, मैंने कहा था ना मसला हो जाएगा। अब मेरी खैर नहीं है। सुफियान ने कंधे उचकाए। रिलैक्स रिमला, मैं हूं ना, जाओ तो। रिमला लड़ते कदमों के साथ शामिर के ऑफिस की तरफ बढ़ी। उसे अंदाजा था कि अंदर तूफान उसका मुंतजिर है। रिमला डरते डरते केबिन में दाखिल हुई। शामिर अपनी कुर्सी पर बैठने के बजाय खिड़की की तरफ मुंह के खड़ा था। कमरे में शदीद तनाव था। मैं अंदर आ जाऊं सर? रिमला ने धीमी आवाज में पूछा। शामिर झटके से पलटा। उसकी आंखों में आग थी। ये ऑफिस है, न डेटिंग स्पॉट, मिस रिमला। रिमला को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं जो मैं अभी मैंने देखा है। शामिर ने मेज पर हाथ मारा। आपको यहाँ काम करने की तनख्वाह मिलती है या फिर मेरे कजन के साथ हंस हंस कर बातें करने की? अगर आपको रोमांस का इतना ही शौक है तो इस्तीफा दे और घर जाए। मेरे ऑफिस का माहौल खराब करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। रिमला की आंखों में आंसू तैरने लगे। सर, आप गलत समझ रहे हैं। सुफियान सर खुद वहां आए थे। मैं तो अपना काम कर रही थी। आप मुझ पर इतना घटिया इल्जाम नहीं लगा सकते। खामोश। शामिर, घर जा। मुझे सफाई नहीं चाहिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आप किस तरह उनसे फ्री हो रही थी। अपनी हद में नहीं मिस रिमला। आप सिर्फ एक मुलाजिम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आइंदा अगर मैंने आपको काम के अलावा किसी फजूल एक्टिविटी में देखा तो आपका इस ऑफिस में आखिरी दिन होगा। नाउ गेट आउट। रिमला ने बामुश्किल अपने आंसू रोके और मुंह पर हाथ रखकर वो तेजी से भाग गई। वो मजीद एक लम्हा भी वहां रुकती तो पूट पूट कर रो पड़ती। जैसे रिमला बाहर निकली, सुफियान जो कि बाहर ही खड़ा था अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। शामिर, ये क्या तरीका है? तुम इस बेचारी पर क्यों चीख रहे थे? गलती मेरी थी, मैं उसके पास गया था। सुफियान ने शामिर से कहा। शामिर ने सुफियान को घूरा और उसके करीब आया। और तुम सुफियान, ये यूके नहीं है, ये पाकिस्तान है और वो मेरे ऑफिस की एम्प्लॉय है। यहाँ का कल्चर अलग है। तो क्या हुआ?
मैं सिर्फ उससे बात कर रहा था, हम कजन्स हैं यार, इतना तो चलता है। सुफियान ने दिफा किया, मेरे ऑफिस में नहीं चलता। शामिल ने उसे टोका, यहाँ सिर्फ काम होता है, और खास तौर पर उस लड़की से दूर रहो। क्यों? सुफियान ने मायने खेज नजरों से शामिल को देखा। तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करते? शामिर की आंखों में एक लम्हे के लिए कुछ चमका, मगर फिर उसने सख्ती से न फेंकी। बकवास बंद करो, मैं सिर्फ डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ। वो एक लापरवाह लड़की है और तुम उसे मजीद खराब कर रहे हो। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ सुफियान, अपनी हद में रहो। बॉस मैं हूँ, तुम नहीं। आइंदा मेरे स्टाफ के साथ ना ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। शामिर का लहजा हतमी था। सुफियान समझ गया कि बहस का फायदा नहीं है। ठीक है बॉस, सुफियान ने तंजिया अंदाज में कहा और हाथ उठाकर सरेंडर किया। मैं ध्यान रखूंगा, मगर तुम भी थोड़ा ठंडा रहना सीखो। हर वक्त का गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। सुफियान मुड़कर बाहर चला गया। शामिर वही खड़ा रहा। उसने एक लंबा सांस लिया और अपनी टाई की नॉट ढीली की। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि रमला को सुफियान के साथ देखकर से इतना गुस्सा क्यों आया था। क्या ये सिर्फ डिसिप्लिन था या कुछ और? इस सवाल का जवाब वो खुद से भी छुपा रहा था। शामिर के केबिन से निकलने के बाद रमला सीधी अपनी केबिन में आई और जोर से फाइल मेज पर पटकती। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और आंखों में आंसू थे जो जबरदस्ती रोके हुए थी। हिला जो पास ही बैठी थी काम कर रही थी, डर गई और फौरन रमला के पास आई। क्या हुआ रिमला? सर ने फिर डांटा? हिना ने तशवीश से पूछा। रिमला फट पड़ी। डांटा नहीं, जलील किया है, जलील। वो इंसान नहीं है ना, वो पत्थर के जमाने का कोई वहशी दरिंदा है। उसे लगता है कि वो बॉस है तो हम सब उसके गुलाम हैं। उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं है। रमला ने गुस्से से कुर्सी पर लात मारी। खुद को पता नहीं क्या समझता है, चंगेज खान की औलाद कहीं। मेरी तो दुआ है कि उसे ऐसी बीवी मिले जो उसे दिन में तारे दिखा दे, उसका सारा अक्कड़ूपन निकाल दे। मनहूस आदमी जब भी सामने आता है मेरा दिन खराब हो जाता है। दूसरी तरफ शामिर अपने ऑफिस में टहल रहा था। उसका गुस्सा अब कुछ कम हो चुका था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने रमला पर कुछ ज्यादा ही सख्ती कर दी, खासतौर पर इस घटिया इल्जाम वाली बात पर। मुझे उससे इतनी सख्ती से बात नहीं करनी चाहिए थी। शामिर खुद से बुड़बुड़ाया। वो लड़की उसे बुरा लड़की है, उसे बुरा लगा था। मुझे जाकर माजरत कर लेनी चाहिए ताकि वो गलत ना समझे। ये सोचकर शामिर अपने केबिन से निकला और रिमला के केबिन की तरफ बढ़ा। जैसे वो रिमला के दरवाजे पर पहुंचा, अंदर से रिमला की ऊंची आवाज आ रही थी। शामिर ने हाथ उठाए ताकि दस्तक दे, मगर रिमला के अल्फाज सुनकर उसके हाथ हवा में रुके। हिला, मैं बता रही हूँ, उस खड़ूस के सर पर सींग है जो सिर्फ मुझे नजर आता है। दिल करता है उसके चाय के कप में ना छिपकली डाल दूं। बदतमीज, पतले हाथ, मगरूर इंसान। शामिर की आंखों में जो थोड़ी देर पहले नरमी आई थी वो एक लम्हे में बाप बनकर उठ गई। उसके जबड़े पीच गए। वो यहाँ माफी मांगने आया था और ये लड़की उसे छिपकली खिलाने के मंसूबे बना रही थी। शामिर ने दरवाजा खोलने के बजाय बाहर से दहाड़ा। मिस रिमला, फौरन मेरे ऑफिस में आए। इसी वक्त अंदर बैठी रिमला और हिना दोनों उछल पड़ी। रिमला का रंग सर्द पड़ गया। हिला, इसने सुन तो नहीं लिया? रिमला ने लड़ती हुई आवाज में पूछा। लग तो यही रहा है, अब तुम्हारा नई ऑफिस है। हिना ने अफसोस से सिर हिलाया। रिमला ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और कांपते हाथों से बाहर निकल गई। रिमला शामिर के ऑफिस के दरवाजे पर पहुंची और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अपने ध्यान में थी कि पता नहीं अब क्या होगा। उसे बिना दस्तक दिए तेजी से दरवाजा खोला। उसी लम्हे शामिर, जो शायद बाहर से ही आ रहा था, दरवाजे के बिल्कुल पीछे खड़ा था। रमला ने जो पूरे जोर से दरवाजा धकेला तो लकड़ी का भारी दरवाजा शामिर के माथे पर लगा। आ शामिर दर्द से कराहा और अपना माथा पकड़कर पीछे लड़खड़ाया। अंधी हो क्या? रमला के होश उड़ गए। सॉरी सर, सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। अब दरवाजे के पीछे है। उसने देखा कि शामिर दर्द से माथा सहला रहा है। वो बौखलाहट में मेज की तरफ आके जहाँ पानी का जग और ग्लास रखा था। मैं पानी लाती हूँ सर, आप बैठे प्लीज। रमला के हाथ कांप रहे थे। उसे जल्दी से ग्लास भरा और शामिर की तरफ मुड़ी। शामिर अभी संभल ही रहा था कि रमला की टांग कुर्सी के पाए में उलझी और वह तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और लड़खड़ाती हुई सीधी शामिर की तरफ गिरी। उसके हाथ में पकड़ा हुआ ठंडे पानी का पूरा ग्लास शामिर के सर और उसके महंगे सूट पर उलट गया।
व्हाट द हेल! शामिर चीखा। ठंडे पानी ने उसे मजीद गुस्से में मुब्तला कर दिया था। रमला घबराहट में पीछे हटने लगी। सर मैं तो बस मदद कर रही थी। मगर जमीन पर पानी गिर चुका था। जैसे ही रमला पीछे हटी, उसका पाँव फिसला और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गई। ऑफिस में अजीब सा मंजर था। शामिर भीगा हुआ गुस्से से कांप रहा था और रमला जमीन पर गिरी हुई थी। शामिर ने गीले बालों से पानी झटका और ऐसी नजरों से रिमला को देखा कि अगर वो नजरों से आग निकलती तो रिमला जलकर राख हो चुकी होती। निकल जाओ। शामिर इतनी जोर से घर जाके ऑफिस की खिड़कियां में लड़ते। गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। रिमला ने दर्द से कराते उठने की कोशिश की। सर मेरी बात सुने, ये एक हादसा था, मुझे एक लफ्ज नहीं सुनना। शामिर ने मेज पर हाथ मारा। तुम सिर्फ एक मुसीबत हो। जब से तुम इस ऑफिस आई हो, ऑफिस को सुकून बर्बाद हो गया। पहले टाइम की पाबंदी नहीं थी, फिर बदतमीजी, और अब ये जान लेवा हमला। तुम जैसी लापरवाह और अहमक लड़की इस कंपनी में काम करने के लायक नहीं है। शामिर ने उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया। यू आर फायर्ड। अभी और इसी वक्त अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। रिमला को लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में लेकर मसल दिया। वो बामुश्किल खड़ी हुई। उसके कपड़े भी गंदे हो चुके थे और कोहनी में शदीद दर्द था, लेकिन दिल का दर्द उससे ज्यादा था। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। उसे भीगी हुई पलटी उठाकर शामिर को देखा और नफरत से मुंह फेरे खड़ा था। ठीक है सर। रिमला की आवाज कांप रही थी, मगर उसमें एक अजीब सी ताकत भी थी। मैं जा रही हूँ। मैंने आपकी हर डांट बर्दाश्त की, आपकी हर बदतमीजी सही, सिर्फ इसलिए कि मुझे इस नौकरी की जरूरत थी। मगर आपने साबित कर दिया कि आपके पास दिल नहीं पत्थर है। रमला ने अपने आंसू साफ किए। रख ले अपनी ये नौकरी, लेकिन याद रखिएगा शामिर खान, आपने एक यतीम लड़की का रिस्क छीना है, उसे बेइज्जत करके निकाला है। मेरा अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा, और जिस दिन आपको अपनी गलती का एहसास होगा, उस दिन शायद बहुत देर हो चुकी होगी। रिमला ने आखिरी बार उसे देखा और रोती हुई ऑफिस से बाहर भाग गई। शामिर वहीं बुत बना खड़ा रह गया। रिमला के आखिरी अल्फाज, मेरा अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा, उसके कानों में गूंज रहे थे। ऑफिस में होगा आलम था, और शामिर को अचानक अपने भीगे हुए वजूद पर बहुत सर्दी महसूस होने लगी। शायद ये सर्दी उसके अंदर उतर रही थी। ऑफिस में अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। शामिर अपनी कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसका ध्यान सामने रखी फाइलों पर नहीं था, बल्कि उसकी खाली कुर्सी पर था जहां रिमला बैठा करती थी। गुस्सा उतरने के बाद उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। रिमला के आखिरी अल्फाज उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बरस रहे थे। आपने एक यतीम लड़की का रिस्क छीना है, मेरा अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा। शामिर ने झिंझलाकर टाई की नॉट ढीली की और इंटरकॉम का बटन दबाया। एहसन, फौरन अंदर आओ। चलो बात। एहसन डरते डरते अंदर दाखिल हुआ। जी सर। मिस रिमला की फाइल कहाँ है? शामिर ने बगैर उसकी तरफ देखे हुए पूछा। एहसन ने हैरत से शामिर को देखा। सर वो तो आप उन्हें निकाल नहीं दिया था ना, तो फाइल मैंने रिकॉर्ड रूम में भिजवा दी थी। मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। शामिर ने मेज पर मुक्का मारा। मुझे उनकी फाइल चाहिए, अभी के अभी। एहसन जल्दी से बाहर भागा और 2 मिनट बाद फाइल लेकर वापस आया। शामिर ने तकरीबन छीनने वाली अंदाज में फाइल ली और वह खरदानी शुरू कर दी। उसमें उसका घर का एड्रेस कहाँ है? शामिर ने गुस्से से पूछा। सर वो दूसरे सफ़े पर लिखा हुआ है। एहसन ने उंगली रखकर बताया। शामिर ने एड्रेस देखा। शहर के एक मुतवस्सित तबके का इलाके का पता था। उसने फाइल बंद की और कोट उठाकर खड़ा हो गया। मैं बाहर जा रहा, अगर कोई पूछे तो कहना कि मैं किसी ज़रूरी मीटिंग में हूँ। ऐसे नहीं सर हिलाया। जी सर, लेकिन क्या आप उन्हें वापस बुलाने जा रहे हैं? शामिर दरवाजे पर रुक गया। उसने मुड़कर एहसन को घूरा। तुम्हें सोचने की तनख्वाह नहीं मिलती एहसन, काम की मिलती है। अपना काम करो। शामिर तेजी से बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठते हुए उसके दिल में एक अजीब सी कैफियत थी। वो कभी किसी एम्प्लॉय के घर नहीं गया था और ना ही कभी किसी से माफी मांगी थी, लेकिन आज आज उसे ऐसे लग रहा था कि अगर उसने रमला के आंसू साफ ना किए तो उसे सुकून नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ उसे ये बताने जा रहा हूँ कि वो दोबारा ज्वाइन कर सकती है, क्योंकि गलती मेरी भी थी। शामी ने खुद को तसल्ली दी और गाड़ी का रुख रमला के मोहल्ले की तरफ मोड़ दिया। शहर की तंग और गुंजान आबाद गलियों में जिंदगी की रौनक अपने अरूज पर थी। बच्चे गलियों में शोर मचा रहे थे और हर तरफ चहल पहल थी।
एक गली के नुक्कड़ पर बच्चों का एक टोला क्रिकेट खेल रहा था और उनके दरमियान रमला हाथ में बैट पकड़े खड़ी थी। ऑफिस वाली रोती हुई रमला और अब वाली रमला में जमीन आसमान का फर्क था। वो इस वक्त पूरी तरह जोश में थी। ओए छोटू, बाल करवाओ, आज तो छक्का मारूंगी कि गेंद सीधी दूसरे मोहल्ले में जाएगी। रमला ने पेट हवा में लहराते हुए ललकारा और सामने खड़े बच्चे ने मुंह बनाया। बाजी, आप हर बार यही कहती हो फिर आउट हो जाती हैं। चुप करो, बाल करवाओ। रमला ने पोजीशन संभाली। उसी वक्त गली के मोड़ से शामिर की चमचमाती हुई काली गाड़ी नमोदार हुई। इतनी बड़ी और महंगी गाड़ी देखकर गली के लोग रुक कर देखने लगे। शामिर बड़े एहतियात से गाड़ी चला रहा था कि कोई रास्ता तंग था और रमला का घर ढूंढने के दाएं बाएं देख रहा था। बच्चे ने गेंद कराई। रमला ने पूरी ताकत से बैट घुमाया। ये लगा छक्का। रमला चिल्लाई। गेंद हवा में बुलंदी और सीधी गली में आने वाली शामिर की गाड़ी की तरफ गई। छलक, टीटी शीशे के टूटने की जोरदार आवाज गूंजी। गेंद सीधी शामिर की गाड़ी की हेडलाइट पर लगी और कीमती लाइट चकनाचूर हो गई। शामिर ने जोर से ब्रेक लगाई। गाड़ी झटके से रुकी। गली में सुनाटा छा गया। सारे लड़के सहम कर पीछे हट गए। शामिर गुस्से से आग बबूला होता हुआ गाड़ी से बाहर निकला। उसने अपनी टूटी हुई लाइट देखी और फिर सामने देखा। किसने किया ये? किसकी हरकत है ये? शामिर की घड़तार आवाज गूंजी। रमला जो अभी तक बैट हाथ में लिए खड़ी थी, उसने कितना लंबा शॉट मारा। आवाज सुनकर जम गई। ये आवाज तो जानी पहचानी थी। उसने आहिस्ता से नजरें उठाई और सामने का मंजर देखकर उसके हाथ से बैट छूटकर जमीन पर गिर गया। या अल्लाह, मिस्टर खरूस! रमला की आंखें फटी की फटी रह गई। शामिर की नजर भी अब रमला पर पड़ी थी। उसे वहां देखकर एक लम्हे के लिए हैरान भी हुआ। उसे याद आया कि उसी का मोहल्ला है। तुम? शामिर ने दांत पीसे। तो ये तुम्हारी हरकत है मिस रमला? पहले ऑफिस में मेरे सर पर हमला किया और अब मेरी गाड़ी पर? क्या मुझसे कोई पुराना बदला ले रही हो? रमला ने अपना सर थाम लिया। या अल्लाह, मैंने तुझसे क्या मांग लिया था? मैंने कहा था ना कि इस जिन को अगवा करवा दे। तूने इसे सीधा मेरे घर के बाहर भेज दिया। क्या कह रही हो तुम? सामिर गुस्से से उसकी तरफ पड़ा। तुम्हें पता है इस लाइट की कीमत कितनी है? तुम्हारी पूरी साल की तनख्वाह से ज्यादा का नुकसान किया है तुमने। रमला ने बौखला कर इधर उधर देखा। बच्चे मौका पाकर भाग चुके थे। अब वो अकेली उस शेर के सामने खड़ी थी। सब वो गलती से। रमला पीछे हटी। मैं तो बस खेल रही थी, आपकी गाड़ी बीच में आ गई। मेरी गाड़ी बीच में आ गई? ये सड़क क्रिकेट खेलने के लिए है क्या? शामिर और करीब आया। रमला की सीटी गुम हो गई। देखिए सर, मैं अब आपकी मुलाजिम नहीं हूँ। आप मुझसे यहाँ चीख नहीं सकते। और वैसे भी आपके पास इंश्योरेंस होगी ना? ये कहकर रमला ने मौका गनीमत जाना और अपने घर के खुले दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। रुको रमला! शामिर चिल्लाया। रमला ने पलट कर नहीं देखा। वो भागती हुई घर में घुसी और धड़ से दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। या अल्लाह बचा ले, ये जिन तो मेरे घर तक आ गया। रमला दरवाजे से टेक लगाकर हाँफने लगी। बाहर शामिर खड़ा रह गया। उसे बंद दरवाजे को देखा और फिर अपनी टूटी हुई लाइट को। गुस्सा तो बहुत था, मगर अजीब बात यह थी कि रमला को बच्चों के साथ इस तरह बेफिक्र होकर खेलते देख और डर कर भागते देख उसकी होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। पागल लड़की। शामिर ने सर झटका। अब इससे बात कैसे करूं? वो वहीं गाड़ी के सहारे खड़ा हो गया, ये सोचते हुए कि अब वो दरवाजा कैसे खुलवाया जाए। अगले दिन रमला ऑफिस में दाखिल हुई तो उसके कदमों में पहले जैसी तेजी नहीं थी, बल्कि थोड़ी झिझक थी। वो नजरें झुकाए अपनी सीट की तरफ पड़ी। हिना ने उसे देखते ही खुशी से नारा लगाया। रमला, तुम वापस आ गई। शुक्र है यार, तुम्हारे बगैर तो ऑफिस बिल्कुल कब्रिस्तान लग रहा था। रमला ने अपनी सीट पर बैठते एक लंबी सांस ली। बस यार, मजबूरी थी, मामा ने इतना समझाया। और फिर खैर छोड़ो। रमला ने शामिर के घर आने वाली बात गौल कर दी। अब बस दुआ करो कि वो हिटलर दोबारा कोई मसला ना कर गए। अभी उसने अपना कंप्यूटर ऑन किया ही था कि सुफियान वहां आ चुका। उसके साथ हाथ में कॉफी का मग था और चेहरे पर वही पुरानी शरारत। वेलकम बैक मिस रमला, सुफियान ने उसकी मेज पर झुकते हुए कहा। सुना है आपने कल हमारे भाईजान का की गाड़ी का अच्छा खासा असर किया है। करेक्टर बनने का इरादा है क्या? रमला ने दांत पीसे। वो सुफियान से बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि शामिर कहीं ना कहीं से देख रहा होगा। सर प्लीज मुझे अपना काम करने दे, मैं यहाँ बातें करने नहीं आई हूँ। रमला ने संजीदगी से जवाब दिया। अरे इतना गुस्सा?
सुफियान हंसा। वैसे शामिर ने बताया नहीं कि वो तुम्हारे घर क्यों गया था, कहीं माफी मांगनी तो नहीं? एन उसी वक्त इंटरकॉम की बेल बजी। रमला ने फोन उठाया। जी सर। दूसरी तरफ शामिर था। मिस रमला, सुफियान साहब से कहें कि वो मेरे केबिन में आए अभी। रमला ने फोन रखा और सुफियान की तरफ देखा। सर बुला रहे हैं आपको। सुफियान ने नागवारी से शामिर के केबिन की शीशे वाली दीवार की तरफ देखा, जहां शामिर खड़ा उन्हें घूर रहा था। ये बंदा बिना कबाब में हड्डी है। सुफियान बुड़बुड़ाया। खैर बात भी अधूरी है रिमला जी। सुफियान आंख दबाकर वहां से हट गया और रिमला ने सुकून का सांस लिया और शीशे के पार शामिर को देखा। शामिर ने नजरें मिलाते ही रुख मोड़ लिया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। रिमला को हैरत हुई कि आज शामिर ने उसे डांटा नहीं और ना ही सुफियान के पास खड़े होने पर कोई तमाशा खड़ा किया, बल्कि खामोशी से सुफियान को वहां से हटा दिया। अजीब बंदा है। रिमला ने कंधे उचकाए और फाइल खोल दी। समझ नहीं आता ये चाहता क्या है। शाम के वक्त ऑफिस से छुट्टी हो रही थी। रिमला अपना बैग उठाकर बाहर निकली तो लिफ्ट के पास सुफियान पहले से ही मौजूद था। रिमला ने उसे देखा तो सीढ़ियों की तरफ मुड़ने लगी, लेकिन सुफियान ने तेजी से आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। कहाँ भाग रही हो? मुझे डर लगता है क्या? सुफियान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे किसी से डर नहीं लगता सर, मुझे घर जाने की जल्दी है, रास्ता छोड़े। रिमला ने सख्ती से कहा। सुफियान ने जेब से गाड़ी की चाबियां निकाली। मैं छोड़ देता हूँ ना, वैसे भी मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। चलो आज कहीं कॉफी पीते हैं, मौसम भी अच्छा है। रिमला ने उसे घूर कर देखा। सर, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं इस टाइप की लड़की नहीं। मुझे कॉफी पीने का कोई शौक नहीं है और ना ही आपकी गाड़ी में बैठने का। सुफियान के चेहरे की मुस्कुराहट मदम पड़ गई। उसे इनकार सुनने की आदत नहीं थी। देखो रिमला, ज्यादा बाव मत खाओ। मैं शामिर का कजन हूँ, बॉस हूँ तुम्हारा। लड़कियां मरती हैं मेरे साथ एक कॉफी पीने के लिए। तुम खुशकिस्मत हो कि मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ, तो जाकर उन लड़कियों को ऑफर करें ना जो आप पर मरती हैं। रिमला ने बेबाकी से जवाब दिया। मेरे लिए मेरी इज्जत, मेरा काम सबसे अहम है। आप बॉस हैं तो ऑफिस तक रहें, मेरी जाती जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करें और आइंदा मुझे ऐसी फजूल ऑफर मत दीजिएगा। रिमला ने जैसे ही उसे धक्का दिया और साइड से निकलकर वो सीरियल तरफ भाग गई और सुफियान वहीं खड़ा रह गया। उसका चेहरा गुस्से और तजलील के एहसास से सुर्ख हो रहा था। लिफ्ट के पास खड़े कुछ मुलाजमीन ने यह मंजर देख लिया था और वो मुंह पर हाथ रख के हंस रहे थे। सुफियान को अपनी अना बुरी तरह मजरूह होती महसूस हुई थी। तुमने मुझे सबके सामने इनकार किया रमला। सुफियान ने मुट्ठी भींची। मेरी इंसल्ट की? तुम्हें लगता है तुम बहुत शरीफ हो, बहुत इज्जत वाली हो? अब मैं देखता हूँ तुम्हारी ये इज्जत और ये गरूर कैसे बाकी रहता है। उसकी आंखों में इंतकाम की आग भड़क उठी। तुम्हें मेरी ऑफर ठुकराना बहुत महंगा पड़ेगा। बहुत जल्द तुम मेरे पैरों में घिर कर माफी मांगोगी और तब मैं तुम्हें ठुकराऊंगा। सुफियान ने गुस्से से लिफ्ट के बटन पर मुक्का मारा और कसम खाई कि उसकी बेइज्जती का बदला सूद समेत लेगा। घर में खुशी का समा था। परवीन बेगम के हाथ में मिठाई का डिब्बा था और वो एक एक करके रिमला के मुंह में लड्डू ठोस रही थी। बस करे मामा, मेरा पेट फट जाएगा। रिमला ने मुंह बनाते हुए बमुश्किल कहा। चुप करो लड़की, इतनी बड़ी खुशखबरी है। मेरी दोस्त नसीम का बेटा अरसलान, हाय कितना प्यारा बच्चा है। मैंने आज हाँ कर दी है। वो लोग अगले हफ्ते शादी करना चाहते हैं। परवीन बेगम की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। रिमला ने पानी का गिलास पीकर लड्डू हलक से नीचे उतारा। मामा इतनी जल्दी? अभी तो मैंने ऑफिस से छुट्टी की बात भी नहीं की है। और वो अरसलान लड़का कैसा है? मैंने तो उसे देखा भी नहीं। मैंने देखा है ना, बस काफी है। बहुत शरीफ खानदान है। तुम खुश रहो इंशाल्लाह। अब बस कल जाकर अपने उस खड़ूस बॉस को ना इस्तीफा दो और शादी की तैयारियां शुरू करो। परवीन बेगम ने हतमाई अंदाज में फैसला सुनाया। अगली सुबह ऑफिस में रमला के हाथ में मिठाई का डिब्बा था। उसने सबसे पहले हिना को लड्डू खिलाया। अरे वाह, क्या बात है, कोई लॉटरी निकल आई है क्या? हिना ने मुंह मीठा करते हुए पूछा। लॉटरी नहीं, मेरी शादी तय हो गई है अगले हफ्ते। रिमला ने मुस्कुराते हुए बताया। ये मेरा इस्तीफा है, अब मैं जाकर सर को दे दूं। हिना ने हैरत और खुशी से उसे गले लगा लिया। रिमला वहां से सीधी शामिर के केबिन की तरफ गई। मैं अंदर आ जाऊं सर? शामिर फाइल में सर दिए बैठा था। आ जाए। रिमला ने इस्तीफा और शादी का कार्ड मेज पर रखा। सर, ये मेरा इस्तीफा है और ये मेरी कार्ड शादी का कार्ड। अगले हफ्ते मेरी शादी है, आपको जरूर आना है।
शामिर का हाथ रुक गया। उसने धीरे से सर उठाकर रमला को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर उभरा था, जैसे कुछ टूटा हो। मगर उसने फौरन अपने जज्बात पर काबू पा लिया। शादी? शामिर की आवाज भारी थी। बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया सर, रमला ने धड़कते दिल के साथ कहा। उसे उम्मीद थी कि शामिर शायद उसे रोकने का कहेगा या कुछ और कहेगा, मगर शामिर ने खामोशी से इस्तीफे पर दस्तखत कर दिए। अब जा सकते हैं मिस रमला। मेरी तरफ से आपको पेश की मुबारकबाद। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। शामिर ने वापस फाइल की तरफ देखना शुरू कर दिया, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। रमला का दिल बुझ सा गया। जी बेहतर सर, शुक्रिया। रमला मायूसी से मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो चाहते थे कि शामिर उसे एक बार पुकारे, मगर पीछे मुकम्मल खामोशी थी। जैसे रिमला ऑफिस से बाहर निकली, सामने सुफियान खड़ा था। उसे रिमला के हाथ में मिठाई का डिब्बा देखा तो चौंक गया। ये मिठाई किस खुशी में बट रही है? सुफियान ने रिमला का रास्ता रोका। रिमला ने संजीदगी से जवाब दिया, मेरी शादी तय हो गई है सुफियान साहब। अगले हफ्ते एक तकरीब है, ये ले कार्ड, आप ही आ जाइएगा। सुफियान को लगा जैसे किसी ने उसके सर पर हथौड़ा मारा हो। उसे चिपट कर कार्ड रमला के हाथ से छीना और इस पर लिखी दुल्हे का नाम पढ़ा, अरसलान अहमद। शादी? सुफियान ने जहरीली हंसी हंसी। तुम मुझसे इनकार करके उसे इस्लाम से शादी करोगी? इतनी जल्दी? ये मेरा और मेरे घर वालों का फैसला है। आपको इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। रमला ने कार्ड उसके हाथ से वापस ली। मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। रमला वहां से चली गई, मगर सुफियान नहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसकी अना को यह गवारा नहीं था कि जिस लड़की ने उसे ठुकराया वो इतनी आसानी से किसी और की हो जाए। नहीं रमला, सुफियान ने गुस्से से दीवार पर मुक्का मारा। तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से अपना घर बसा लोगी? तुमने सुफियान को इनकार किया है। इस इनकार की कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। सुफियान तेजी से अपने केबिन में गया और दरवाजा लॉक कर दिया। उसने मोबाइल निकाला और एक नंबर मिलाया। हेलो, राना बात, गौर से सुनो। सुफियान की आवाज में दरिंदगी थी। मुझे एक काम चाहिए तुमसे, और काम ऐसा होना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दूसरी तरफ से भारी आवाज आई, हुक्म करे साहब। अगले हफ्ते एक शादी है, दुल्हे का नाम अरसाल है। मुझे वो लड़का शादी वाले दिन गायब चाहिए। सुफियान ने कुर्सी पर से बैठते हुए मेज पर टांगे रख ली। उसे उठा लो, छुपा दो, मार दो, जो भी करो, बस वो बारात लेकर रमला के घर नहीं पहुंचना चाहिए। काम हो जाएगा साहब। मगर इससे आपको क्या फायदा होगा? राना ने पूछा। सुफियान के लोगों पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। फायदा ये होगा कि जब बारात नहीं आएगी तो वहां तमाशा बनेगा, बदनामी होगी। रमला और उसकी मां लोगों के पैरों में गिरेगी, उनकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। और तब, सुफियान रुका और कहका लगाया, तब मैं वहां फरिश्ता बनकर पहुंचूंगा और मैं रमला का हाथ थामूंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि सुफियान कितना अजीम है। मैं इस टूटी हुई रोती हुई रमला से शादी करूंगा और इस पर ऐसा एहसान करूंगा कि उस सारी जिंदगी मेरी गुलाम बनकर रहेगी। उसने मेरा गरूर तोड़ा है, मैं उसकी जिंदगी का सुकून तोड़ दूंगा। समझ गया साहब, अब बेफिक्र हो जाए। एहसान शादी हॉल तक नहीं पहुंचेगा। सुफियान ने फोन काट दिया। वो तसव्वुर में रमला को दुल्हन के लिबास में रोते हुए देख रहा था और उसे इस ख्याल से ही तस्कीन मिल रही थी। बहुत शौक है ना तुम्हें इज्जत का रमला? सुफियान बुड़बुड़ाया। देखते हैं जब दुल्हा भाग जाएगा तो तुम्हारी ये इज्जत तुम्हें कैसे बचती है। अब खेल शुरू हुआ है असल में। उधर शामिर अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। उसने कलम मेज पर रखा और सर कुर्सी की पुष्ट से टिका दिया। उसकी आंखों के सामने रमला का चेहरा गुम रहा था। वो जा रही है। शामिर ने आंखें बंद कर ली। मुझे उसे रोकना चाहिए था। नहीं, मैं किस हक से रोकता? वो खुश है, उसे खुश रहने का हक है। मेरा उसकी जिंदगी में कोई किरदार नहीं है। शामिर को नहीं मालूम था कि उसके बिल्कुल बराबर वाले कमरे में एक खौफनाक साजिश तैयार हो चुकी है और जिस खुशी के लिए वो रमला को जाने दे रहा था, वो खुशी बर्बाद होने वाली है। वक्त तेजी से गुजरा और शादी का दिन आ गया। रमला दुल्हन बनी बैठी थी। घर मेहमानों से भरा था। हर तरफ गहमा गहमी थी। परवीन बेगम बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। बारात का टाइम हो गया, अभी तक नहीं आए। परवीन बेगम ने परेशानी से घड़ी देखी। शामिर भी मेहमानों में मौजूद था। वो खामोशी से एक कोने में खड़ा था। उसकी नजरें बार बार रिमला पर ही जा रही थी, जो कि सुर्ख जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर उसके चेहरे पर घबराहट थी। अचानक परवीन बेगम का फोन बजा। ये अरसलान की माँ की कॉल थी।
परवीन बेगम ने फोन उठाया। हेलो नसीम, कहाँ रह गए हो तुम लोग? सब इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ नसीम के रोने की आवाज आई। परवीन गजब हो गया, अस्लान घर पर नहीं है, वो सुबह से गायब है, उसका फोन बंद है। हमें लगता है उसे कुछ हो गया है या वो। परवीन बेगम के हाथ से फोन छूट कर गिर गया। क्या हुआ अम्मी? रमला ने अपनी माँ की हालत देखकर चीख कर पूछा। लड़का लड़का गायब है रमला। परवीन बेगम की आवाज कांप रही थी। बारात नहीं आएगी। पूरे हॉल में सुनाटा छा गया। सुफियान जो वही खड़ा ये मंजर देख रहा था, उसने अपनी घड़ी देखी और दिल ही दिल में मुस्कुराया। गेम और रिमला, उसने सोचा, अब वक्त है मेरी एंट्री का। रिमला जमीन पर बैठकर रोने लगी। बदनामी का डर, लोगों की बातें, माँ की हालत। उसे लगा सब खत्म हो गया, मगर उसे ये खबर नहीं थी कि उसकी किस्मत का फैसला लिखने वाला अभी भी वहीं मौजूद है, और वो सुफियान नहीं, शामिर है। शादी हॉल में कहराम मचा हुआ था। परवीन बेगम जमीन पर बैठी रो रही थी और रमला बुत बनी सामने खला में गुर रही थी। मेहमानों की चामुगोइयां तेज होती जा रही थी। हर कोई ये कह रहा था कि लड़के की किस्मत खोटी है जो शादी वाले दिन दुल्हा भाग गया। सुफियान ने अपनी टाई की नॉट ढीली की और चेहरे पर मसनूई संजीदगी तारी की। ये उसका लम्हा था। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा और परवीन बेगम के पास घुटनों के बल बैठ गया। परवीन आंटी, खुद को संभाले, जो होना था वो हो गया। वो लड़का धोखेबाज था, भाग गया। सुफियान ने बुलंद आवाज में कहा ताकि सब सुन लें, लेकिन आप फिक्र न करें, मैं अभी जिंदा हूं। मैं आपके खानदान की इज्जत को यूं खाक में नहीं मिलने दूंगा। परवीन बेगम ने भीगी आंखों से उसे देखा। क्या मतलब बेटा? सुफियान ने रमला की तरफ देखा जो अभी तक साकित थी। मैं रमला से शादी करने को तैयार हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस घर की बेटी की जगह साई हो। मैं उस पर यह एहसान करने को तैयार हूँ ताकि आप लोगों का सर ना झुके। सुफियान के अल्फाज में हमदर्दी कम और एहसान का बोझ ज्यादा था। रमला ने चौंक कर उसे देखा। उसकी आंखों में सुफियान के लिए नफरत तैर गई थी। वो जानती थी कि ये शख्स हमदर्द नहीं है। नहीं, रमला की आवाज धीमी मगर अटल थी। मुझे तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं सुफियान। मैं कवारी रह लूंगी मगर तुम जैसे शख्स से शादी नहीं करूंगी जो मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। सुफियान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। दिमाग ठिकाने ठिकाने पर है तुम्हारा? बारात वापस जा रही है, दुनिया तुम पर हंस रही है और तुम अभी भी नखरे दिखा रही हो। मेरे अलावा अब तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा। क्या आपकी गलत फहमी है? एक बारी और रूबदार आवाज ने सुफियान की बात काटी। शामिर खान मचला चीरता हुआ सामने आया। उसका चेहरा पुरसुकून था मगर आंखों में ऐसा जलाल था कि सुफियान एक कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गया। शामिर ने सुफियान को नजरअंदाज किया और सीधा परवीन बेगम के सामने खड़ा हो गया। परवीन आंटी, मैं एहसान करने नहीं आया और ना ही मुझे कोई सौदा करना है। मैं रमला से शादी करना चाहता हूँ। इसलिए नहीं कि कोई मजबूरी है, बल्कि इसलिए कि मैं अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। हॉल में मुकम्मल खामोशी छा गई। रमला की आंखों से आंसू टूट कर गिर पड़े। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो शख्स उसे हमेशा डांटता था आज वही उसकी ढाल बनकर खड़ा था। सुफियान तिलमिला उठा। शामिर, तुम पागल हो गए हो? ये मेरा प्लान है, मेरा मतलब ये मेरा फैसला था, तुम बीच में नहीं आ सकते। शामिर ने मुड़कर सुफियान को देखा। तुम्हारा प्लान? सुफियान, मुझे अभी अभी पता चला कि अरसान को किसने गायब करा है। मेरे पास पुलिस की कॉल आई है जिन्होंने अरसान को शहर से बाहर एक गोदाम से बरामद किया है और वहां पकड़े गए गुंडों ने तुम्हारा नाम लिया है। सुफियान का रंग फक हो गया। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। मेहमानों ने नफरत से सुफियान को देखना शुरू कर दिया। निकल जाओ यहाँ से सुफियान, इससे पहले कि मैं पुलिस को यहाँ बुला लूं। शामी ने हस्तकी से कहा मगर उसने धीमी धमकी थी। सुफियान ने एक नजर शामिर को देखा, फिर रमला को, और जिल्लत के एहसास के साथ सर झुकाकर तेजी से हॉल से निकल गया। शामिर दोबारा परवीन बेगम की तरफ मुतवज्जो हुआ। आंटी, क्या आप मुझे इस काबिल समझती कि आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे? परवीन बेगम ने रोते हुए हाथ जोड़ दिए। बेटा, तुमने आज हमें बचा लिया, मुझे तुमसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता। फिर काजी साहब को बुलाया गया। रमला ने धड़कते दिल के साथ शामिर की तरफ देखा जो अब दुल्हा की तरह जगह बैठा था। निकाह के बोल गूंजे और रमला ने दबी आवाज में कबूल है कह दिया। एक तरफ एक दीवानी और मिस्टर खड़ूस का रिश्ता हमेशा के लिए जुड़ गया। कमरे में खामोशी थी। रमला बैठ के किनारे बैठी अपने हाथों की मेहंदी खुरच रही थी। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि पिछले चंद घंटों में उसकी जिंदगी कैसे बदल गई। दरवाजा खुला और शामिर अंदर दाखिल हुआ।
रमला का दिल जोर से धड़का। वो सिमट कर बैठ गई। शामिर ने दरवाजा बंद किया और उसके पास आकर खड़ा हो गया। क्या मैं बैठ सकता हूँ मिस रमला? या यहाँ भी कोई कुर्सी टूटने का डर है? रमला के लबों पर भी इख्तियार मुस्कुराहट आ गई। उसे सर उठाकर शामिर को दिखा। आप अभी भी बात नहीं आएंगे ना? आज तो दाना ना दे। शामिर उसके सामने बैठ गया। उसके चेहरे से वो हमेशा वाली सख्ती गायब थी और उसकी जगह एक नरमी ले ली थी। मैं ताना नहीं दे रहा, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि मैंने क्या मुसीबत मोल ले ली है। कल तक जो लड़की मेरे ऑफिस सर पर उठाती थी, अब वो मेरा घर सर पर उठाएगी। रल्ला ने मसनूई गुस्से से सिर घूरा। अगर मैं इतनी ही बड़ी मुसीबत हूँ तो आपने मुझसे शादी क्यों की? सुफियान से कह देते, वो तो तैयार बैठा था। शामिर संजीदा हो गया। उसने रमला का हाथ अपने हाथ में लिया। क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था कोई और तुम्हारी आंखों में आंसू लाए। जब तुमने ऑफिस छोड़ा था तब मुझे एहसास हुआ कि वो शोर, वो हड़बड़ी, वो रोज का लेट होना, वो सब मुझे कितना याद आ रहा था। मुझे तब पता चला कि उस मिस्टर खड़ूस के दिल में भी कुछ जज्बात जाग चुके हैं। रमला हैरत से उसे देखते रह गई। आप आपको पता था कि मैं आपको मिस्टर खड़ूस कहती हूँ? मुझे सब पता होता है मिस रमला। शामिर मुस्कुराया। मैं बॉस हूँ तुम्हारा, और वो बटन जैसी आंखों वाली बात भी याद है मुझे। रमला शर्म से लाल हो गई। सर प्लीज, वो गलती थी। अब सर नहीं, शामिर को। शामिर ने उसकी थोड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर किया। वैसे एक बात तो माननी ही पड़ेगी, अल्लाह ने मेरी बद्दुआ सुन ली। याद है तुमने कहा था कि अल्लाह करे सी बीवी मेरे जो इसे दिन में तारे दिखा दे। मुबारक हो, वो बीवी तुम ही हो। और इमला हंस पड़ी। उसकी हंसी ने कमरे का माहौल खुशगवार कर दिया। तो तैयार हो जाए मिस्टर शामिर खान। अब इस घर में हिटलर का राज नहीं चलेगा, सिर्फ इस दीवानी की मर्जी चलेगी। मंजूर है? शामिर ने मोहब्बत भरी नजरों से उसे देखा। अब मैंने सारी जिंदगी के लिए इस्तीफा दे दिया है, अब बास तुम हो। रिमला ने सुकून का सांस लिया और उसे सर शामिर के कंधे पर टिका दिया। बाहर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था और अंदर दो दिल एक नए सफर का आगाज कर चुके थे, जहाँ नोक-झोंक तो रहनी थी मगर मोहब्बत कम नहीं होनी थी। यूं तजादात से भरी ये दास्तान अपने इंजाम को पहुंची, जहाँ एक दीवानी ने अपनी मासूमियत से एक खड़ूस के दिल में कर लिया था और ये साबित कर दिया था कि मोहब्बत असूलों की मोहताज नहीं होती।